जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला के इतिहास के प्रश्नोत्तरी को। 103 प्रश्नों के बाद आज हम लोग 104 नंबर के प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि कुषाण काल में बैठे हुए बुद्ध की कटरा माउंट से प्राप्त मूर्ति कहाँ पे स्थित है इस समय। तो ये मथुरा में स्थित है। ये सरकार संग्रहालय न करके पुरातात्विक संग्रहालय या पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में स्थित है। 105 नंबर प्रश्न कह रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति के मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो इस मुद्रा को, एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मुद्रा को कहा जाता है वज्र परिकासना मुद्रा। वज्र परिकासना मुद्रा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध की आसनास्थ प्रतिमा किस काल से संबंधित है। तो यही प्रश्न इसके पहले पूछा गया है। ये देखिए लिखा है ना, कटरा से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा, तो मथुरा से है और कुषाण काल से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न कह रहा है बुद्ध की मानव रूप की प्रतिमा या चित्र इस संप्रदाय से है। हीनयान संप्रदाय चित्र नहीं बनाता और कोई मूर्ति नहीं बनाता है। हीनयान होगा नहीं, बचा महायान। 108 नंबर प्रश्न कह रहा है बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है। चैत्य और विहार दो चीजें होती हैं। चैत्य में प्रार्थना किया जाता है, विहार में आवास होता है, उसमें रहते हैं भिक्षु। 109 नंबर प्रश्न है मथुरा शैली की कुषाण मूर्तियां निम्नलिखित पर केंद्रित हैं। तो ये एक तो देशज होती हैं और दूसरा इनमें एम्स्चुआस बॉडी फॉर्म्स होता है। यथार्थवाद नहीं होती, क्योंकि यथार्थवाद आपका गांधार कला शैली में आ जाता है। ठीक, चलिए 110 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि सही क्रम लगाइए। क्रम तो आपको पता ही होगा। इसमें मौर्य, कुषाण, प्रतिहार और गुप्त में सबसे पहले मौर्य आएंगे। मौर्य के बाद आपका कुषाण आएंगे, गुप्त आएंगे, प्रतिहार तो लास्ट में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मौर्य, कुषाण, गुप्त और प्रतिहार। बिहार में बनी विहार, विहार जैसे चैत्य विहार, बिहार नहीं, राज्य नहीं है बिहार में बनी बैठक को क्या कहते हैं। तो ये आपका प्रत्युपस्थान शाला कहा जाता है, प्रत्युपस्थान शाला। चलिए अगला 112 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के तट पर स्थित है। ये प्रश्न शायद दो बार, तीसरी बार आ चुका है और इसका जवाब होगा कृष्णा नदी। अमरावती कृष्णा नदी के तट पे। 113 नंबर प्रश्न कह रहा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट किस माध्यम में है। तो ये जो लाट बनी हुई है ये लौह माध्यम से बनी हुई है, काष्ठ से, प्रस्तर से और टेराकोटा से नहीं। प्रस्तर से तो सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ है। 114 नंबर प्रश्न कह रहा है शुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब तक बढ़ा। तो ये 174 से 184 से 172 ईसा पूर्व तक बढ़ा। ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला 115 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है सांची की सालभंजिका यक्षी आकृतियां किस काल की हैं। तो ये आंध्र काल की हैं। सालभंजिका यक्षी आकृति आंध्र काल की। आगे कह रहा है सांची किस लिए जाना जाता है। तो सांची में सीमेंट फैक्ट्री, हीरे की खान न और विष्णु मंदिर न होकर के बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। 117 नंबर प्रश्न बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। बुद्ध की मूर्तियां कनिष्क काल में बनाई गई। 118 नंबर प्रश्न सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बना। तो सांची और भरहुत स्तूप आपका शुंग काल में बना है। अगला प्रश्न 119 नंबर का आपके सामने। इसको टाइम मतलब कि कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो कालानुक्रम में आता है आपका सबसे पहले दिया हुआ है लोमस ऋषि, दूसरा है भजा काली, तीसरा है खडगिरी
तो ये जो क्रम दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए का यही सही है। लोमस ऋषि, उसके बाद फिर आपका भजाकाली और खटगिरी। खटगिरी न हो करके इसे हम कह सकते हैं खंडगिरी, उदयगिरी या खंडगिरी कह सकते हैं। तो उदयगिरी और खंडगिरी तो यहाँ से पता चल गया कि सबसे लास्ट में बने हैं, तो इसको तो सबसे लास्ट में कर देंगे उदयगिरी खंडगिरी को। ये सबसे लास्ट में हो जाएगा और लोमस ऋषि सबसे पहले, तो बचता है यही कालभंजी। कालभंजी 106 उन्हें कालभंजी 100 ईस्वी के में सातवाहन ने इसको स्थापित किया था, भजा काली को। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 120 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है कुषाण काल की के दौरान पल्लव पुष्पित बौद्ध स्थल है। तो इसमें पल्लव पुष्पित कुषाण काल के दौरान कौन से बौद्ध स्थल आगे बढ़े हैं? तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका मथुरा। मथुरा तो आएगा ही, मथुरा जिसमें जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। चलिए, मथुरा इसमें है और इसमें है, इसमें भी है, 3 में है मथुरा, तो ये वाला ऐसे ही कट हो गया। एक मिनट, तो ये ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए, इसमें आपका एक और आ जाता है संघोल। संघोल मतलब सी, ए और सी, देखिए सी किसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है, दो कैंसिल। अब आ जाता है तीसरा, पेशावर में भी है, कुषाण काल में बनी मूर्तियां, डी, ए सी डी इसमें है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। मथुरा, संघोल और पेशावर, 3 जगह। 121 नंबर प्रश्न आपके सामने। गांधार कला किस कला से प्रभावित है? तो यूनानी कला से प्रभावित है। इंडो रोम इसे कहते हैं, इंडो ग्रीक कहते हैं इसे, रोम नहीं इंडो ग्रीक कहते हैं। 122 नंबर प्रश्न, सांची स्तूप के उत्तरी तोरण पर किस जातक का विस्तृत वर्णन किया गया है? तो सांची स्तूप के उत्तरी तोरण पे आप वेशांतर जातक का के बारे में देख सकते हैं, तो वेशांतर जातक इसका सही जवाब हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है सांची स्तूप का कौन सा अंग अलंकारिक है? तो कौन सा अंग अलंकारिक है? तो सांची स्तूप का सबसे ज्यादा जो अलंकारिक पार्ट है तोरण द्वार मतलब गेट है। 124 नंबर प्रश्न कह रहा है कुषाण राजवंश अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासन में पहुंचा? सभी लोग जानते होंगे, कनिष्क, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, कनिष्क के शासन में कुषाण आगे बढ़े। जैसे कहा जाता है कि एक समय आया था इंडिया, और इंडिया मतलब इंदिरा, इंदिरा मतलब इंडिया, तो उसी तरीके से समझ लीजिए कुषाण मतलब कनिष्क, कनिष्क मतलब कुषाण। कुषाण वंश से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो ज्यादातर में आप कनिष्क लगा सकते हैं, अगर आपको तुक्का मारना हो आप कनिष्क पे गेम खेल सकते हैं। 125 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है मूर्तिकला की वह शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित थी? तो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित कला गांधार कला थी। ग्रीक आ जाए तो गांधार लगा दीजिए खट से। आगे 126 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी? भाई कनिष्क की मूर्ति ये कुषाण वंश से संबंधित था, तो कुषाण काल में ही बनेगा, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं। 127 नंबर प्रश्न, मगध राज्य की नींव किसने डाली? तो मगध राज्य की नींव बिंबिसार ने डाली, सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा। चंद्रगुप्त मौर्य जी ये आपका मौर्य वंश के संस्थापक थे, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। 128 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सांची स्तूप के स्थापत्य को ऊपर से नीचे के क्रम में सेट करिए।
तो सांची का स्तूप सबसे पहले आप देखेंगे वहाँ पे सबसे ऊपर ये छत्रावली बना होगा इस तरीके से, छाते के आकार का छत्रावली सबसे ऊपर, उसके नीचे हर्मिका, हर्मिका के नीचे अंड, अंड के नीचे वेदिका। ये इसका सही क्रम हो जाएगा सांची स्तूप में, छत्रावली, हर्मिका, अंड और वेदिका। अगला प्रश्न 129 नंबर प्रश्न कह रहा है पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक सभी जानते हैं, पुष्यमित्र शुंग। कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? तो गांधार स्कूल के कलाकार, गांधार शैली के कलाकार ये सभी बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे। अगला प्रश्न है भारतीय मूर्ति कला में शैलियों का सही क्रम क्या है? तो भारतीय मूर्ति कला में शैलियों के सही क्रम के बारे में देखिए तो आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहले तो मौर्य, गुप्त, शुंग और कुषाण में सबसे पहले मौर्य आएंगे, मौर्य इसमें है और इसमें है, बाकी सबको कैंसिल करिए। मौर्य के बाद आते हैं शुंग, तो इसमें तो गुप्त आ गया, तो ये कैंसिल करिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। चलिए 132 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है भरहूत स्तूप की खुदाई किसने करवाई? तो भरहूत स्तूप की खुदाई कनिंघम ने करवाई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम। 133 नंबर प्रश्न आपके सामने 133 नंबर प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश लिखा हुआ है? पुरानी जगहों में ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में संदेश लिखा हुआ है। देवनागरी तो जिस लिपि में आप देख रहे हैं वो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि में नहीं लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। खरोष्ठी के चक्कर में पड़ जाइएगा क्योंकि ज्यादातर जगहों पर ब्राह्मी लिखा हुआ है। अगर मतलब कि ये जो ज्यादातर स्तूप हैं या लगभग तीसरी ईसा पूर्व की बात अगर की जाए ज्यादातर जगहों पे, अगर लिपि में ज्यादातर बात की जाए उस समय तो आप ब्राह्मी लिपि पे अगर तुक्का लगाना हो तो ब्राह्मी लिपि पे आप चांस ले सकते हैं, तो यहाँ से ब्राह्मी लिपि सही हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न कह रहा है सारनाथ स्तंभ पर बने 4 पशुओं के नाम। तो इसमें गाय तो थी नहीं, तो गाय जिसमें जिसमें उसको कैंसिल कर दीजिए। अच्छा चलिए एक ही में थी गाय। अब दूसरे नंबर पे भालू नहीं था, तो भालू इसमें है, इसको कैंसिल करिए। ठीक, और इसमें मृग नहीं था, तो मृग इसमें है, इसको कैंसिल करिए। 3 कैंसिल, एक ही बचा वृषभ, मतलब बैल, हाथी, घोड़ा और शेर। 135 नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करिए। तो सबसे उत्तर में आप देख पाएंगे हरवा है, सबसे उत्तर में हरवा है, और हरवा के बाद आप देखेंगे संघौल है। हरवा, हरवा के बाद संघौल है। संघौल आप जान सकते हैं ये पंजाब राज्य में है, संघौल आपका पंजाब राज्य में है। सबसे पहले हरवा, हरवा के बाद संघौल, सांची एमपी में, अमरावती आंध्र प्रदेश में। तो इतना तो आप देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले CBDA, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 136 नंबर प्रश्न कह रहा है मौर्य काल की प्रारंभिक मूर्तियां बनी हैं, किससे बनी हुई हैं? मौर्य काल की प्रारंभिक मूर्तियां चुनार पत्थर से निर्मित हैं, चाहे मूर्ति हो गई या फिर वो एकाश्म स्तंभ हो गया,
सारी चीजें ये चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित हुई हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तो यहां से ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 137 नंबर का प्रश्न है। सांची के कितने तोरण द्वार हैं? 4 दिशाओं में 4 तोरण द्वार हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न कह रहा है, अशोक कालीन किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त हुआ? तो राष्ट्रीय चिन्ह सांची के स्तूप से, सांची के स्तंभ से लिया गया है। ओ सॉरी, सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ वही वही जो बनारस के निकट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, सारनाथ स्तंभ से लिया गया। 139 नंबर प्रश्न कह रहा है, मूर्तियों पर विशिष्ट ओपदार पालिश। ओपदार पालिश जहां आ जाए वहां मौर्य काल लगा दीजिए खट से। पालिश किस काल से संबंधित है? तो ये ओपदार पालिश आपका मौर्य काल से है। अगला प्रश्न आपके सामने, काष्ठ के साथ पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ। तो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ मौर्य काल में। अभी भी बिहार में एक राजप्रसाद है मौर्य काल का, उसमें आप देख सकते हैं कि पत्थर और ईंट का उपयोग किया गया, लकड़ी के साथ लकड़ी का भी उपयोग किया गया उसमें। तो काष्ठ, पत्थर और ईंट तीनों का उपयोग किया गया। 141 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा, अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? अमरावती में आगे के दो अ और म, अ और म से इसमें याद कर सकते हैं। अ से अमरावती, म से मेजर कॉल मैकेंजी। अ से अमरावती, म से मैकेंजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय मैकेंजी को जाता है। चलिए अगला प्रश्न 142 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। चामरधारणी यक्षी संबंधित है। तो चामरधारणी यक्षी दीदारगंज से आप लोग पढ़े होंगे, दीदारगंज की यक्षी प्रतिमा, दीदारगंज की यक्षी प्रतिमा। तो ये दीदारगंज से संबंधित है चामरधारणी यक्षी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न कह रहा है, सांची के कितने तोरण द्वार हैं? फिर से वही प्रश्न, 4 तोरण द्वार है। हरियाणा टीजीटी 2020 हाल फिलहाल में पूछा गया प्रश्न है। 144 नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यानस्थ बुद्ध के सही भाव मुद्रा समुच्चय को पहचानिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभितव है और अभितव के बाद आपका वैरोचन है। ये 2 मुद्राएं हैं। तो यहाँ से बी और डी सही जवाब हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप व्याख्या यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ध्यातव्य है कि बुद्ध महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म के उन 5 स्वयं भूभाग हैं। बुद्धों के समूह में से एक बुद्धों में समूह में से एक है जो काल के आरंभ के पहले अस्तित्व में था। 5 को आमतौर पर वैरोचन, अभितव, अक्षोभ्य, रत्न संभव और अमोद्य सिद्धि के रूप में पहचाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 145 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि इस स्तूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध है। अभी सांची के बारे में ही पूछ रहा था लगातार, तो सांची का ही हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है, मूर्तियों पर ओपदार पालिश। ओपदार पालिश फिर से आ गया तो मौर्य काल खट से लगा देंगे। 147 नंबर प्रश्न, तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप कौन सा है? तो धर्मराजी का स्तूप तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है।
148 नंबर प्रश्न कह रहा है बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। तो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप सारनाथ है। उसे सम्राट अशोक ने बनवाया था जब 84,000 स्तूप बनवाए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न कह रहा है सारनाथ की सिंह मुखाकृति मौर्य वंश का समय कब कब का है। तो मौर्य वंश तो आप जानते ही हैं कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है, तो अपने आप फट से सभी गलत हो जाएंगे। 150 नंबर प्रश्न, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती का स्तूप किस नदी के किनारे। अमरावती वही पूछ रहा है अमरावती के बारे में। तो अमरावती तो कृष्णा नदी के तट पे है ना। 151 नंबर प्रश्न कह रहा है सांची स्तूप की कला किस धर्म से संबंधित है। तो सांची स्तूप सभी जानते हैं कि स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो मित्रों आज फिर से 51 प्रश्न कंप्लीट हो चुके। इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके और लगभग अपने सभी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। कुल मिला के इस बुक में 944 चैप्टर हैं, 944 पेज हैं, जिसमें से आप 212 पेज को कंप्लीट कर चुके हैं। 23 पेज को इसी तरीके से जल्दी से ही कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। चलिए फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। एक बात याद रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।